Hello everyone and welcome to my YouTube channel Medical Destination. So today we will discuss about lungs और pulmonary nodules. Nodules यानी कि abnormal growth. Most important topic है. Pulmonary nodules लंग्स को ही हम लोग पल्मनरी बोलते हैं. पल्मनरी नोडुल्स यानी कि हमारे लंग्स में अबनॉर्मल मास फॉर्मेशन तैयार होता है. सो इस कंडीशन को हम लोग पल्मनरी नोडुल्स बोलते हैं, अदरवाइज लंग्स नोडुल्स बोलते हैं. हमारे लंग्स में स्मॉल मास फॉर्मेशन ग्रोथ होता है, यानी कि जो सेल से जो टिश्यू है ये थोड़ा राउंड शेप का रहता है और ये ग्रोथ होता है. कभी कभी वन साइड में रहता है, कभी कभी बोथ लंग्स को ये जो नोडुल्स है ये नोडुल्स डेवलप होता है. तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि लंग्स और पल्मनरी नोडुल्स क्या है, देन इसके कोजेस क्या है, कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये नोडुल्स होता है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या है, डॉक्टर क्या डायग्नोसिस एडवाइस करते हैं, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ. सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. नॉर्मली हम लोग लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो एवरी वुमन को 2 लंग्स है और हमारे लंग्स कौन शेप के रहते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं. और हमारे जो लंग्स है ये क्या काम करते हैं, तो गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं. हम लोग बाहर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर निकालते हैं और इन्वायरमेंट से जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो इनहेल करते हैं. और हमारे लंग्स का एक मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है ये है कि हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज होता है, देन ब्लड फिल्ट्रेट होता है. ये कैसे फिल्ट्रेट होता है, क्योंकि हम लोगों को 2 लंग्स है जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं और लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है और ये हार्ट में टोटल 4 चेम्बर्स है. चेम्बर्स यानी कि 4 पार्ट है. जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं हमारे हार्ट को टोटल 4 चेम्बर्स है. राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, देन लेफ्ट वेंट्रिकल. सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ब्लूइश कलर का ब्लड हमारे राइट आर्टरियम में आता है. राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पुश करते हैं. देन ये एक पल्मनरी वाल्व है. पल्मनरी वाल्व थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाता है. देन लंग्स में गैस एक्सचेंज हो जाता है. गैस एक्सचेंज होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लोग बाहर निकालते हैं. बाहर का जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो हम लोग इनहेल करते हैं. हमारे ब्लड को ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत रहती है. सो हमारा रेड कलर का ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है. लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुश करता है और आयोटा थ्रू हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन होता है. क्योंकि एवरी टिश्यू को, एवरी ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमारे एवरी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. तो यही प्रोसेस सेम कंटिन्यू होती है. जो भी हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये टिश्यू शक करते हैं. ओके, देन जो वेस्ट है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन थ्रू वापस हमारे राइट आर्टरियम में आता है और राइट आर्टरियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है. राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है और ये पल्मनरी थ्रू हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स में जाने के बाद वहाँ गैस एक्सचेंज होता है. कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बाहर निकालते हैं और फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके लेफ्ट आर्टरियम में आता है. लेफ्ट आर्टरियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पुश करता है और आयोटा थ्रू, आयोटा को हम लोग महाधमनी भी बोलते हैं हिंदी में, तो आयोटा थ्रू हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन होता है. तो ये मेन फंक्शन है हमारे लंग्स का. अगर हमारे लंग्स में नोडुल्स रहेगा, एक्स्ट्रा मास फॉर्मेशन रहेगा तो हम लोग प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं ले पाएंगे. हमारे जो एयरवे है हमारे लंग्स में वो ब्लॉकेज हो जाएंगे. अगर ब्लॉकेज होते हैं तो हम लोगों को चेस्ट पेन भी होगा, सांस लेने में दिक्कत भी आएगी. सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, अगर हम लोगों को नॉर्मल कफ और फीवर आता है और डॉक्टर एक्सरे निकालने के लिए बोलते हैं यानी कि चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, तभी हम लोगों को पता चलता है कि हमारे लंग्स में नोडुल्स है. ओके, बट चेस्ट एक्सरे में भी इतना नहीं दिखाई देता है जितना कि
सीटी स्कैन में दिखाई देता है। सीटी स्कैन ये एक इमेजिन है, ओके। तो ये सीटी स्कैन में जो भी हमारा लंग्स है, लंग्स में जितने भी हमारे एलुलाई है, ब्रोंकस है, ब्रोंकियल है, सो ये क्लियर दिखाई देते हैं। हमारे ब्रोंकस में या ब्रोंकियल में कुछ ब्लॉकेज है क्या, कुछ ब्लड जमा हुआ है क्या, ये क्लियर दिखता है। जब तक हम लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं और कुछ भी हम लोगों को लंग्स का इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली कोल्ड कफ रहता है, वो सीवियर कुछ तो क्रॉनिक इन्फेक्शन रहेगा हमारे लंग्स में और हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो हम लोगों को ये नोडुल्स तैयार होता है, अब नॉर्मल ग्रोथ तैयार हो जाता है। अगर ये नोडुल यानी कि मांस का साइज 3 मिलीमीटर रहेगा तो नॉर्मल है, यानी कि कॉमन है, ये किसी को भी होता है। बट अब वो 5 रहेगा या 6 to 8 मिलीमीटर रहेगा तो हम लोगों को कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि ये जो नोडुल से एक्स्ट्रा मास फॉर्मेशन होता है, ग्रोथ होता है, ये मोस्ट ऑफ द जो अबनॉर्मल कैंसर के सेल से वो ग्रोथ होते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे लंग्स नोडुल्स क्या है, ओके। लंग्स को ही हम लोग पल्मोनरी नोडुल्स बोलते हैं। नोडुल्स ये एक मास है, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये अब नॉर्मल मास ग्रोथ होता है हमारे लंग्स में, एक तो वन साइड में या बोथ लंग्स में ये जो मास फॉर्मेशन है ये तैयार होता है। सो इस कंडीशन को हम लोग लंग्स नोडुल्स बोलते हैं, अदरवाइज पल्मोनरी नोडुल्स बोलते हैं। इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को ये पल्मोनरी नोडुल्स होता है। सो फर्स्ट तो ये है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर आप लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रहेगा, लाइक ट्यूबरक्लोसिस रहेगा, और आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, डॉक्टर ने 3 मंथ या 6 मंथ तक जो भी मेडिसिन एडवाइस किया है वो आप लोग टाइम टू टाइम फॉलो नहीं करते हैं, वो इन्फेक्शन हमारे लंग्स में ही रहता है, ओके। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है स्कार टिश्यू। स्कार टिश्यू यानी कि कुछ इंजर्ड रहेगा या कुछ सर्जरी रहेगी, स्कार टिश्यू पर एक्स्ट्रा सेल्स ग्रोथ हो जाते हैं। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है फंगल इन्फेक्शन। अगर आप लोग को फंगल इन्फेक्शन रहेगा, लाइक हिस्टोप्लाज्मोसिस रहेगा, सो इस वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एयर इरिटेशन, एयर पोल्यूशन के वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ओल्ड एज में भी ये लंग्स नोडुल्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिस पर्सन का एज अबव 65 रहेगा वो पर्सन को ज़्यादा चांसेस रहता है ये लंग्स नोडुल्स होने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों को कुछ ओल्ड इन्फेक्शन रहेगा और हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते हैं। सो इस वजह से हम लोगों को ये एट ओल्ड एज में भी लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है स्मोकिंग। अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्मोकिंग में जो निकोटिन केमिकल रहता है, धुआं रहता है, ये हमारे लंग्स को इरिटेट करता है, ब्लड भी थिक करता है, ओके, यानी कि गाढ़ा करता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये जो लंग्स नोडुल से ये होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सेकेंडरी स्मोक एक्सपोजर। सेकेंडरी यानी कि हम लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं, बट हमारे सराउंडिंग का जो एरिया है, अदरवाइज जो भी स्मोक करता है तो वो जो धुआं है वो हम लोग इनहेल करते हैं और हमारे लंग्स को इरिटेट करता है। सो बहुत रेयर चांस रहता है सेकेंडरी स्मोक एक्सपोजर का। देन है डस्ट एक्सपोजर। डस्ट एक्सपोजर मोस्ट ऑफ द जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादा वर्क करते हैं या सीमेंट फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो जो डस्ट है ये डस्ट हमारे लंग्स में चिपक जाता है, ओके, स्टिक हो जाता है। सो इस वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आप लोगों को लंग्स डिसीज की हिस्ट्री रहेगी, फर्स्ट आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस था, देन ब्रोंकाइटिस था, ब्रोंकियस था, बट वो रिकवर हुआ। ऑफ लंग्स डिसीज के वजह से भी हम लोगों को ये लंग्स नोडुल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर आपके फैमिली में लंग्स कैंसर की हिस्ट्री रहेगी तो भी हम लोगों को जेनेटिक के वजह से ये लंग्स कैंसर होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जो लोग रेडिएशन थेरेपी लेते हैं, स्पेशली चेस्ट साइड में मोस्ट ऑफ द वुमन को ज़्यादा दिखाई देता है ब्रेस्ट कैंसर, और वो लोग चेस्ट रेडिएशन थेरेपी लेते हैं। सो ये चेस्ट रेडिएशन थेरेपी के वजह से भी हम लोगों को ये जो लंग्स नोडुल से ये होने का ज़्यादा चांसेस रहता है।
तो ये थे लंग्स नोडुल्स के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लंग्स नोडुल्स के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल को सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि ये नोडुल्स बहुत ही स्मॉल रहेगा, 3 मिलीमीटर का रहेगा, तो इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। जब तक हम लोगों को कुछ इन्फेक्शन होता है या कुछ भी कफिंग है, बहुत दिनों से कफिंग है, स्टॉप नहीं होता है और हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे निकालते हैं, एक्सरे में भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई देता है तो डॉक्टर सिटी स्कैन एडवाइस करते। वो सिटी स्कैन में हम लोगों को पता चलता है कि हमारे लंग्स में नोडुल्स यानी कि मास है, और ये बेनाइन भी रहता है, देन मैलिग्नेंट भी रहता है, क्योंकि हमारे कैंसर के 2 टाइप्स है, बेनाइन ट्यूमर, देन सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर ग्रोथ होता है, स्प्रेड नहीं होता है, वो हम लोग सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। बट जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर स्प्रेड होता है एवरी ऑर्गन्स को। ये जो कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स है, ये कैंसर के अबनॉर्मल सेल्स स्प्रेड होते हैं और कितना भी सर्जरी करो बट ये जो कैंसर के सेल्स है ये हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं और कंटिन्यू पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी अदरवाइज कीमोथेरेपी लेना पड़ता है। अगर आपके लंग्स में जो नोडुल्स है, ये नोडुल्स का साइज ज़्यादा है तो आप लोगों को ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट तो चेस्ट पेन होता है, कफ रहते हैं, क्रोनिक कफ यानी कि बहुत दिनों तक कंटिन्यू हम लोगों को खांसी होती है और वो स्टॉप नहीं होता है, और जब भी हम लोग कफ करते हैं तो उसमें ब्लड प्रेजेंट रहता है, ये लोग बहुत फटीक रहते हैं, वीक रहते हैं, स्विजनिंग साउंड आता है, देन हॉर्स साउंड आता है, और इन लोगों को भूख नहीं लगती है, देन इन लोगों का जो वेट है ये सडनली लॉस होता है, डिसेप्निया होता है। डिसेप्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आती है। देन है रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस होता है और न्यूमोनिया होता है। सो ये है लंग्स नोडुल्स के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करते हैं। इसमें फर्स्ट तो यही है कि डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेते हैं, आप लोगों को बहुत दिनों से कफ है, कफ में से ब्लड आता है, ओके, तो डॉक्टर चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, स्पुटम टेस्ट भी करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं, और सीटी स्कैन में वो नोडुल्स दिखता है, डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। ब्रोंकोस्कोपी ये एक प्रोसीजर है, हमारे ट्रकिया थ्रू एक ब्रोंकोस्कोपी रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ट्यूब रहता है, और ट्यूब के एंड में एक कैमरा रहता है और डॉक्टर प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं वो कैमरा थ्रू, और एक लाइट भी रहती है और वो स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर को दिखाई देता है कि जो नोडुल्स है वो कितना बड़ा है, कितना मिलीमीटर का है, ये फाइंड आउट करते हैं। देन स्मॉल टिश्यू निकाल के डॉक्टर लैब में सेंड करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये कैंसर के सेल से या नॉर्मल सेल से, मीन्स नॉर्मल जो सेल्स ग्रोथ होते हैं वो है क्या, या कैंसर के, ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर ब्रोंकोस्कोपी करके स्मॉल पीस निकाल के लैब में सेंड करते हैं। डॉक्टर पेट स्कैन करते हैं, ये भी एक प्रोसीजर है, इसमें भी एक कैमरा रहता है, और डॉक्टर आईवी थ्रू डाई देते हैं, आयोडीन केमिकल रहता है वो डाई देते हैं। ये डाई देने से, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये डाई देने से स्पेसिफिक जो एरिया है वो एरिया वाइट हो जाता है और डॉक्टर प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं, तो पेट स्कैन भी करना पड़ता है। देन डॉक्टर सीटी स्कैन गाइड बायोप्सी भी करते हैं। इसमें एक मशीन रहती है जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, और चेस्ट का जो वॉल है वहाँ नीडल इंसर्ट करके हमारे लंग्स का थोड़ा सा टिश्यू बाहर निकालते हैं और वो भी लैब में सेंड करते हैं, ये चेक करने के लिए कि ये जो टिश्यू है, जो सेल्स है, ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, यानी कि ये कैंसर के सेल्स है या नॉन कैंसर के सेल्स है। सो ये है इन्वेस्टिगेशन। अभी लास्ट हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि लंग्स नोडुल्स को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि कैसे ट्रीट करते हैं। तो फर्स्ट तो ऑलरेडी मैंने बोला है, अगर 3 मिलीमीटर का रहेगा, बहुत सी स्मॉल नोडुल्स रहेगा तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहती है, बट डॉक्टर ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, ओके, यानी कि 6 मंथ या 1 ईयर्स के बाद पेशेंट को हॉस्पिटल में आके जो भी डॉक्टर ने इन्वेस्टिगेशन एडवाइस किया है, लाइक सीटी स्कैन एडवाइस किया है, सो वो सीटी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन में जो नोडुल्स है, ये नोडुल्स का साइज इंक्रीज होता है या उतना ही है, ये चेक करने के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। ओके, पेशेंट को इन्फेक्शन है तो डॉक्टर एंटीबायोटिक मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, और हमारे लंग्स में जो नोडुल्स है, ये नोडुल्स कैंसर का रहेगा
तो सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें फर्स्ट तो डॉक्टर पेशेंट को पूरा एक्सप्लेन करते हैं और एक्सप्लेन करने के बाद डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी करते हैं। सो इसमें फर्स्ट है थोरेसिक्टोमी। थोरेसिक्टोमी यानी कि हमारा जो ये थोरेसिक है, ये थोरेसिक कैविटी है, ओके, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। से थोरेसिक कैविटी में हमारे जो रिब्स है, तो इन बिटवीन रिब्स वो कट करके ओपन सर्जरी करते हैं, ओके, वो ओपन करना पड़ता है और जो नोडुल्स है ये नोडुल्स रिमूव करते हैं। ये वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी, इसमें एक स्कोप रहता है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं। ये स्कोप थ्रू हमारे जो थोरेसिक कैविटी है उसमें इंसिशन करते हैं, ओके, स्मॉल स्मॉल वॉल करते हैं। और एक स्कोप में कैमरा रहता है, एक स्कोप में लाइट रहता है, और जो नोडुल्स है वो नोडुल्स डॉक्टर रिमूव करते हैं। अगर आप लोगों को कैंसर के नोडुल्स रहते हैं सो रेडिएशन थेरेपी भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। तो ये थे लंग्स नोडुल्स की ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी इन्फेक्शन है, बहुत दिनों से कफ है या चेस्ट पेन है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सो डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये था आज का टॉपिक, लंग्स नोडुल्स और पल्मोनरी नोडुल्स। अगर आप लोगों को ये आज की जानकारी अच्छी लगी सो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो।